20√3 इक्वल टू में h। आपकी अब हाइट निकल चुकी है कि दोनों जो पोल थे उनकी हाइट क्या थी, आपकी 20√3 मीटर थी। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने इसकी भी दूरी निकालनी है, क्योंकि हमने देखो हाइटें निकालनी, x की वैल्यू निकालनी कि ये बिंदु इस वाले पोल से कितना दूर था, लेकिन ये वाला बिंदु इस वाले पोल से कितना दूर था हमें क्या पता। तो चलो, तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस कंटिन्यूस देख सकते हैं। मैं अपलोड कर चुका हूं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बारी मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि एक पेडस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के इस एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से जो पेडस्टॉल के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 है। पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लो पेडस्टॉल होता क्या है। जैसे पार्कों में आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके ऊपर किसी नेता की एक मूर्ति बनी होती है, जैसे कि भीम की या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी होती है इंडिया गेट पे। तो पेडस्टॉल उसे कहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई मूर्ति बनी होती है। तो अगर हम प्लेटफॉर्म को यूं करके देखेंगे तो यूं करके देखेंगे जितनी भी उसकी हाइट होगी, लेकिन जब हम मूर्ति के शिखर को, उसके सर को देखेंगे तो हमारी आंख थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर होगी। तो इसी प्रकार इसका कोण बताया गया है। तो ऊपर जो मूर्ति है उसकी हाइट तो हमें दे रखी है वो कितनी बड़ी है, लेकिन नीचे जो पेडस्टॉल है उसकी हाइट नहीं दे रखी, वो ही निकालना है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इसका डायग्राम कैसा है। अगर आप डायग्राम समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको पूरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ ही जाएगा। सपोज आपका डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है, दिखाता हूँ कैसा। ये है आपका पेडस्टॉल और ये है इसके ऊपर खड़ी मूर्ति। तो मैं इसे नाम देता हूँ ए। और अगर हम पेडस्टॉल के शिखर को देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जब आप स्केल से करेंगे तो पूरे अच्छे से खींच देना, ठीक है। तो इसे बिंदु दे देता हूँ मैं ए, बी, सी, और इसे हम दे देते हैं पॉइंट डी। कि जब हम एक बिंदु से एक पेडस्टॉल का शिखर देखते हैं तो वो कितने डिग्री एंगल बनाता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, वो बनाता है आपका 45 डिग्री। और जब हम इसी बिंदु से खड़े होकर मूर्ति का शिखर देखते हैं तो वो आपका बनाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे इस जो मूर्ति की वो आपको ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, आपको पहले ही क्या दे रखी है, आपको इसकी हाइट ज्ञात करनी है। इसे मैं h मान लेता हूँ। तो जो जो चीज़ें आपको सबसे पहले दे रखी है हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है करके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिया है। देखो भाई आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको 2 थीटा दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं 45 और 60 डिग्री, यही दे रखे। उसके बाद आपको दे रखा है मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई वो आपको कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर दे रखी है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मतलब माना कि जो आपका क्या है पेडस्टॉल वो आपका क्या है, वो आपका है dB, जिसे हमने मान लिया है h, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। अभी तक तो हमने जो भी आपको दे रखा था वो सब हमने लिखा था, अब हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार आज मैं आपको एक नई इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। आपको इसकी हाइट निकालनी है, लेकिन आपके पास तो आधार है ही नहीं, क्योंकि अगर आधार होता तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा फॉर्मूला चॉइस करता कि आराम से हम 2 मिनट में इसकी हाइट निकाल लेते। तो हमें किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले आधार की ज़रूरत है। तो हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे ना, ए बी सी, क्योंकि इसकी हाइट तो मेरे पास है, राइट, इसकी हाइट तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास आधार नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसका पहले हम आधार निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे त्रिभुज
ए बी सी में, तो ए बी सी में। अब देखो भाई हमारे पास ये लंब तो है ए बी, हमारे पास ये पूरा तो है, बट हमारे पास आधार नहीं है। तो जब हमारे पास लंब है, आधार हमें निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आधार निकल रहा है? क्या इससे निकल रहा है? इससे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। इससे निकल रहा है क्योंकि हमारे पास लंब है और हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा, वो आपका कितना होता है? वो होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब आपका कितना है? पूरा का पूरा इस पूरे ट्रायंगल में वो है आपका ए बी, और ऐसे ही आधार आपका कितना है? बी सी। अब इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। तो देखो भाई जब ये पूरा एंगल मैं ले रहा हूँ तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ये। तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 60 डिग्री। और अगर जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो सिर्फ 45 डिग्री आएगा। इक्वल टू में ए बी में आप गौर से देख सकते हो दो चीज़ें, सबसे पहले ए डी है, उसके बाद है क्या है? डी बी है, यही दो तो हैं। तो ए बी प्लस का डी बी यही है, और आधार आपका क्या है? बी सी। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है √3। अगर आपको टेबल नहीं याद तो याद कर लो, tan 60 √3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 इक्वल टू में ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1.6 प्लस का डी बी को हमने लेट कर रखा है क्या? h, और बी सी आपको निकालना ही है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं और सॉल्व कराता हूँ। इधर करवा लेते हैं। देखो भाई BC की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, BC को हम यहाँ ले आएंगे तो, और √3 को इसके नीचे ले आएंगे। सिंपल सी बात है, BC को यहाँ ले आएंगे और √3 को नीचे ले आएंगे। तो BC की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी, देखो ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही 1.6 प्लस का h, BC को हम यहाँ लेगा और √3 को नीचे ले आए, बस ये आपके BC की वैल्यू आ गई है। ठीक है, मतलब ये जो आपका आया है वो लगभग इतना है। अभी हमें पता नहीं है, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे DCB। तो त्रिभुज DCB में, तो दोबारा से देखो अब हमारे पास एक आधार है, हमारे पास हमें निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो आधार जब हमारे पास है, लंब निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो भाई लंब इससे निकलता है, लेकिन यहाँ पे एक कर्ण होता है, यहाँ पे भी लंब निकाल सकते हो, और यहाँ पे आधार हमारे पास है। तो हम यहाँ पे दोबारा से किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो यहाँ पे देखो लंब आपका क्या है इस वाले ट्राइंगल में? वो है आपका डी बी डिवाइडेड बाय आधार। आधार आपका क्या है? वो है आपका बी सी। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो tan थीटा, अब इसके अंदर कौन सा थीटा आएगा? वो आएगा 45 डिग्री इक्वल टू में डी बी आपका क्या है? देखो भाई डी बी है आपका, हमने h मान रखा था डी बी को, तो h, और बी सी हमने पहले ही वैल्यू सॉल्व करके निकाल रखी थी, वो है आपकी 1.6 प्लस का h डिवाइडेड बाय √3। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 इक्वल टू में h डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस का h होल डिवाइडेड बाय √3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सॉरी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि काफ़ी नीचे लिख दिया है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इस वाली वैल्यू को बस मैंने नीचे उतार दिया और कुछ नहीं करा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कराता हूँ। देखो आप ये बात जानते हो कि ये वाली जो चीज़ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये पूरी की पूरी डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में हम क्रॉस मल्टीप्लाई ले आएंगे इसको 1 से। तो जब ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी 1 से तो सेम टू सेम ऐसे ही होता रहेगी। तो हम इस वाली चीज़ की मल्टीप्लाई इससे करवा देते हैं। तो 1.6 प्लस का h डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, सिर्फ यही तो बचेगा यहाँ पे h। अब थोड़ा सा अब हम और सॉल्व करा लेते हैं इसको। अब देखो √3 यहाँ पे किसका है? डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1.6 प्लस का h इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो √3h हो जाएगा। अब देखो भाई h यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1.6 इक्वल टू में √3h माइनस का h। अब यहाँ पे हम गौर से देखेंगे तो देखो दोनों में h आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों में ही आपका h है। तो दोनों में से मैं h कॉमन ले लूँगा, तो 1.6 इक्वल टू में h अगर मैंने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1।
अब ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में है √3 माइनस का 1 h के, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 1.6 के, तो 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का 1। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको मैंने एक बात जरूर समझाई थी कि मैथमेटिक्स में कभी भी हम रूट की वैल्यू को नीचे नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ तक तो आपको खुद बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, मैंने आपको हर का परिमेयकरण भी अपनी पिछली वीडियोज़ में करा चुका हूँ, लेकिन आज भी हम हर का परिमेयकरण सीखेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में, क्योंकि वहाँ पर एक ही डिजिट होता था, लेकिन यहाँ पर एक पूरा डिजिट है, पूरा बड़ा। अब देखो भाई, इसका हर का परिमेयकरण कैसे कराएंगे, 1.6 ऐसे का ऐसे ही, और √3 माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसकी मल्टीप्लाई एक बारी मल्टीप्लाई करा देंगे, बारी क्या करा देंगे, डिवाइड। तो चलो ठीक है, एक बारी हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं और एक बारी डिवाइड करा देते हैं। आपको क्या यहाँ पे कुछ चेंज नज़र आ रहा है, इसके कंपैरिजन आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो प्लस का निशान आ रहा होगा आपको समझ, और यहाँ पे माइनस का निशान है। तो याद रखना, जब भी ऐसे पूरे कॉलम में कोई चीज़ होगी, जब हम हर का परिमेयकरण रैशनलाइज कराएंगे तो ये बीच वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर हम इसको इससे काट देंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो वो सेम टू सेम रहेगा। अब हमने हर का परिमेयकरण कर लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और नीचे अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लाओ मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी तो नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी होती है कि जब भी आपका a प्लस का b और a माइनस का b, मतलब दोनों के दोनों जो डिजिट्स हैं दोनों सेम होते हैं, बट बीच में प्लस और माइनस अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका a² माइनस का b²। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो, यही एक बारी प्लस माइनस हो रहा है, एक बारी प्लस हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक बारी क्या करा देंगे, a² माइनस का b²। तो ऊपर वाली चीज़ तो आपकी ऐसे के ऐसे ही, और नीचे वाली चीज़ पहले a क्या है आपका √3, b आपका क्या है 1, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, माइनस का निशान, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, तो 1.6 रूट में 3 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 3 होता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में खूब अच्छे से बता चुका हूँ कि रूट को के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो कैसे खुलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस का 1। अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, जो बिल्कुल नए इस वीडियो में आए हैं, लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो अब तो आप चैम्प हो गए इस चीज़ करने में। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, तो 1.6 रूट में 1 प्लस का 1 वो √3 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 3 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा 2। इसे थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। देखो भाई, 2 की डिवाइड हम इससे करा सकते हैं क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है और सेम टेबल से भी कट जाएंगे, तो इसकी जब हम इससे डिवाइड कराएंगे तो 0.8 आएगा, और √3 प्लस का 1 ऐसे का ऐसे, ये आपकी क्या निकल के आ गई है, हाइट। ये सब हमारी हाइट आ रही थी, यहाँ पे मैं अच्छा लगाना भूल गया, ठीक है। अगर आपको ये 0.8 ना समझ आ रहा हो, क्योंकि कई बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, तो ठीक है एक बारी मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, आप इसे 1.6 मत मानो, इसे 16 मानो, पॉइंट हटा दो तो 16 है। 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है, 8 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, बस पॉइंट हटा दो, 16 बन गया, इसकी इससे डिवाइड कराएंगे तो 8 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, बस ये आपकी हाइट आ गई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके अंदर ये वाली जो रैशनलाइज मैंने कराया था, ये वाली एक नई चीज़ थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आप लीजिए वीडियो का स्क्रीनशॉट या फिर उसे करिए पॉज। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए बड़ी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको आपको आराम से सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो एक बार देखो, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कभी कभार क्या होता है, जब आप रास्ते पे चल रहे होते हो तो इधर भी बिल्डिंग होती है, इधर भी बिल्डिंग होती है। आप इस वाली बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ, सामने वाली बिल्डिंग को देखो तो यूं करके देखोगे, और इस वाली बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ, जब आप सामने वाली बिल्डिंग को देखोगे तो यूं करके देखोगे। इस वाली बिल्डिंग की आपको हाइट दे रखी है, इस वाली बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी है, बस दैट्स इट। तो देखो, आपको जो भी दे रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ। सपोज़ ये एक मीनार है,
भवन है और ये एक मीनार है। मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ी लंबी होगी, ये छोटी होगी, लेकिन ऐसा इसने कुछ बोला तो नहीं है, मेरी मर्ज़ी है वो। अगर हम इस बिंदु से इस मीनार भवन के शिखर को देखते हैं तो वो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, यही है, हाँ 30 डिग्री है। और ऐसे ही अगर मैं भवन के पाद बिंदु से इसके मीनार को देखता हूँ तो वो कितना है, 60 डिग्री। ये थोड़ा सा लैग आ गया है, आप अपने स्केल से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। हे भगवान, ये कितना है आपका, 60 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बिंदु रख लेते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है इसमें 50 मीटर। पता नहीं, लगता है मुंबई की मीनार है, ये बहुत ऊंची होती है 50 मीटर। अब आप ये समझो कि 3 मीटर में आपका कितना होता है, 1 मंजिल होता है। ऐसे ही 30 मीटर में आपके कितने हो गए, 10 मंजिल हो गए। काफ़ी ऊंची मीनार है, लगभग ये 16 मंजिल ऊंची मीनार है। वैसे तो दिल्ली में भी है, चलो ठीक है, तो बात की बात है। तो इसको हम सॉल्व थोड़ा सा कराते हैं। देखो भाई, जो भी आपको दे रखा है वो हम लिख देंगे दिया है करके, दिया है। आपको सबसे पहले तो देखो जो भी थीटा दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। आपको क्या दे रखा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ऊपर से आपको जो मीनार की ऊंचाई है क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार वो आपको कितनी दे रखी है, 50 मीटर, यही आपको दे रखा है। और आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको डीसी की वैल्यू, जो भवन की ऊंचाई है उसे मैं मान लेता हूँ h। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माना भवन, भवन हम क्या मान रहे हैं, डीसी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधा प्रश्न के अनुसार, देखो भाई आपके पास लंब भी है, आधार निकाल दीजिए। जब आधार आ जाएगा तो ये वाला लंब निकाल दीजिए। जो भी आपको डाटा दे रखा होगा सबसे पहले आप वो चीज़ें निकालेंगे। किसी भी चीज़ के निकालने के लिए आपको आधार तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे आपको लंब दे रखा है, आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ निकालने का मकसद ही नहीं हमारा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको लंब दे रखा और आधार निकल जाएगा? क्या इससे आधार निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें कर्ण है। इससे हम आधार निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें लंब है, और वो फॉर्मूला कौन सा है आपका? tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा tan थीटा इक्वल टू में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी लंब बट्टे में आधार। तो इसका लंब क्या है आपका? AB, और आधार आपका कितना है? BC। तो चलो इसे सॉल्व कराते हैं। तो tan थीटा, इसका एंगल कितना है? यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना आप त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जो एंगल आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 लिख दूंगा। इक्वल टू में AB आपका कितना है? वो है 50 मीटर। और BC की जगह तो BC है, हमने कुछ माना ही नहीं है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी √3 इक्वल टू में 50 डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। अब BC को हम यहाँ ले आएंगे और √3 को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू में वो मल्टीप्लाई में जाती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू के थ्रू डिवाइड में जाती है। तो BC की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय √3। अब कुछ बच्चे ये मत बोलने लगना कि सर इसे सॉल्व तो कराओ, नीचे रूट छोड़ते ही नहीं है। देखो भाई, अभी हमने सॉल्व कराया नहीं है, आगे करवा रहे हैं। जब आंसर निकालेंगे तो इसको एक बार में सॉल्व करा देंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे। अब देखो भाई, अब हम किस तरह, ये आपकी BC की वैल्यू आ गई है, यहाँ से आधार आ गया। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको आधार दे रखा हो और हम लंब निकाल सकते हैं? तो आधार दे रखा है, लंब निकाल देते हैं, वही tan का फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज BCD में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है आपका लंब बट्टे में आधार। तो लंब आपका कितना है? वो है आपका DC, और आधार आपका कितना है? BC। तो tan थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा? अब इस वाले एंगल में वो क्या है आपका? 30 डिग्री इक्वल टू में DC की आपकी वैल्यू क्या है? हमें निकालनी है, जो कि है h डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 बट्टे में √3। तो 50 बट्टे में √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी 1/√3
इक्वल टू में देखो भाई, आपको मैंने एक अपनी पुरानी वीडियोस में एक आइडेंटिटी करवा रखी थी, अगर वो बच्चे नए हैं तो एक बार फिर से सीख लो कि जब भी आपका a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c इस कंडीशन में डिवाइडिंग हो तो हमेशा c की डिवाइड a से हो जाती है, मल्टीप्लाई a से हो जाती है, मतलब c की मल्टीप्लाई a से हो जाती है, और ये b ऐसे का ऐसे ही रहता है। ध्यान रखना है मेरी बात, ठीक है। c की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाती है और b ऐसे कैसे रहता है। तो देखो यहाँ पे भी गौर से यही हो रहा है a b c, तो √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी h से, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा 50। अब देखो एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये 50 डिवाइड में, तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ऊपर क्रॉस के थ्रू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 50 ऊपर आ जाएगा, 50 से कम 50 और नीचे आ जाएगा √3 इक्वल टू में h रूट में 3। अब देखो भाई यहाँ पे √3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो दोबारा से कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 50 ऐसे कैसे ही देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो 3 आ जाएगा इक्वल टू में h। इसे जब आप थोड़ा सा सॉल्व कराओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये, इसका मतलब जो आपकी हाइट थी वो थी आपकी 16 सही 2/3। ये दे रखा होगा बुक में तो इस पर क्लिक कर देना, वरना इसके ऊपर टिक कर देना, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था जो कि हमने सॉल्व कर भी दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या फिर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है, एक बारी देखो मैं पढ़ देता हूँ, और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ज़रा गौर से देखना इसे। ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों के सामने सामने दो समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वो समझ लो। तो इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है जो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है 60 और है 30 है। तो खंभों के बीच में जो वो बिंदु है उसकी आपको दूरी ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बारी मैं आपको फिर से समझा दूँ। देखो जैसे कि ये भी सड़क है और इधर भी सड़क है, इधर भी पोल है लगा हुआ है, इधर भी पोल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ कहीं पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं इस वाले एंगल को पोल के शिखर को देख रहा हूँ तो 30 डिग्री हो रहा है। अगर मैं इस वाले शिखर के उस पोल के शिखर को देख रहा हूँ तो वो 60 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो इनकी ऊंचाई क्या है और उसके बाद मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, मतलब जो 80 मीटर जो चौड़ी सड़क है उसमें मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं कराऊंगा इसी तरीके से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो भाई सपोज़ मैं मान लेता हूँ ये एक पोल है और ये एक पोल है, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ वो जो लड़का है कोई भी जो इधर खड़ा हुआ है वो बिंदु इधर है, तो यहाँ से जो एक कोण बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और ऐसे जो इस वाले शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि मैंने 60 इधर और 30 इधर, आप जहाँ मर्जी लिख दो आंसर फिर भी वही आएगा। देखो भाई अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो इनकी हाइट है वो HH है, क्योंकि दोनों समान हाइट हैं, दोनों खंभों की बोल भी रखा है, तो मैं दोनों को ही HH मान लेता हूँ। और इसने साफ साफ बोला है कि ये जो पूरी जो चौड़ी सड़क है वो कितने मीटर की है, 80 मीटर की है। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी होगी, जब हम x खर्च कर चुके तो 80 में से तो 80 माइनस x होगी, जो भी दूरी यहाँ खर्च हुई होगी तो 80 में से घटकर यहाँ पे आई होगी, इतनी दूरी 80 माइनस का x और इतनी दूरी x। तो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ही समझा रखा था कि जब भी आपको कुछ भी ना दे रखा हो आप आधार फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, आधार, मतलब ये नीचे की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलो एक बार हम नीचे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके पहले हमें जो जो पहले दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, देखो भाई वही आपको सबसे पहले थीटा दे रखा है 60 और 30 डिग्री, और ऊपर से आपको जो सड़क है वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 मीटर। बस ये दो चीज़ें दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना पोल बोल रखा है, खंबे बोल रखा है, पता ही नहीं है, ये बोल रखा खंबे बोल रखा है, ठीक है। तो माना खंबे, जो हम खंबे हमने लेट कर लेते हैं, खंबे वो आपके क्या क्या हैं, वो आपका है DE है और आपका वो क्या है, AB है, जिसकी हाइट कितनी है, H है, H मीटर, यही है।
तो बस अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप आधार को फाइंड कर लीजिए, आधार निकालने की कोशिश करिए तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आधार फाइंड आउट करेंगे। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो कितनी h है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसपे हमें ऊंचाई होती है और आधार निकाल सकते हैं, वो आपका tan है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा tan, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो आपका लंब कितना है, वो है AB और आधार आपका कितना है BC। तो tan थीटा, देखो भाई थीटा नहीं आएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज में ABC में, देखो त्रिभुज ABC में थीटा कौन सा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री इक्वल टू में AB हमने h मान रखा है तो h लिख दो, और BC आपका x है तो x लिख दो। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी √3 इक्वल टू में h डिवाइडेड बाय x। ठीक है, h डिवाइडेड बाय x। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके h की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर देता हूँ। तो x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, √3 से हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ। देखो x की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा आपका x √3 इक्वल टू में h। ये आपकी पहली इक्वेशन, आप इसे मान लो कि हमारी h की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं त्रिभुज DEC में निकालूंगा, क्या इसका आधार निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज DEC में। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, आधार, और मेरा जो हाइट है, जो ऊंचा लंब है वो निकल चुका है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपके पास लंब हो और आपको आधार निकालना हो, वो tan है। तो दोबारा से इसमें मैं क्या लगा दूंगा, tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो इस वाले ट्रायंगल में आपका लंब आपका कितना है, वो है आपका DE, और आधार आपका कितना है EC। तो देखो भाई tan थीटा, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30 डिग्री इक्वल टू में DE आपका क्या है, DE वो है आपका h मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय EC आपका कितना है, वो है आपका 80 माइनस का x। अब आप जरा गौर से देखना यहाँ पे, देखो भाई tan थीटा की, वो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√3। टेबल याद कर लेना, अगर याद ना हो तो कई बार बोल चुका हूँ। इक्वल टू में देखो h हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो था आपका x मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं था, डिवाइडेड बाय यही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो भाई इस पूरे की चीज़ की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 माइनस का x रूट में 3, ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गई, इक्वल टू में x रूट में 3। देखो यहाँ पे √3 है, √3 यहाँ पर भी है, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 80 माइनस का x डिवाइडेड बाय 3, इसकी मल्टीप्लाई हमने सिंपल इससे करा दी, इक्वल टू में x ऐसे का ऐसा ही। अब देखो दोबारा से हम क्या कराएंगे, 3 की मल्टीप्लाई x से करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 माइनस का x इक्वल टू में 3x। x यहाँ पे माइनस का है, ये वाला उसको उधर ले जाएंगे तो किसका आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 80 इक्वल टू में 3x प्लस का x, 80 इक्वल टू में दोनों को प्लस करा देंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4x। यहाँ पे जो 4 है वो x के मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू के थ्रू। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब आपके x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, इधर करा देता हूँ, जो आपके x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4 के जब हम 80 से डिवाइड कराएंगे तो 20। देखो भाई एक चीज़ तो हमारी यहाँ पे आ गई है, इसका मतलब ये वाली दूरी आपकी कितनी थी, 20 थी। अब ये जो x की वैल्यू आपकी 20 निकल के आई है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, क्योंकि मेरे को वहाँ से हाइट भी हमारी निकालनी है। अभी हाइट निकली कहाँ है, वो तो जस्ट एक न्यूमेरिकल नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इक्वल टू में 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, वो था आपका x मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू में h। तो x की जगह आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 रूट में 3 इक्वल टू में h।
आपकी अब हाइट निकल चुकी है कि दोनों जो पोल थे उनकी हाइट क्या थी, आपकी 20√3 मीटर थी। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने इसकी भी दूरी निकालनी है, क्योंकि हमने देखो हाइटें निकालनी, एक्स की वैल्यू निकाल ली कि ये बिंदु इस वाले पोल से कितना दूर था, लेकिन ये वाला बिंदु इस वाले पोल से कितना दूर था हमें क्या पता। तो चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। जो जो चीज़ें आपकी निकलती आई हैं वो सारी की सारी चीज़ें लिख दो कि खंभों की ऊंचाई वो आपकी कितनी निकल के आई है, खंभों की ऊंचाई वो आई है आपकी 20√3 मीटर। तो किसी कारणवश वीडियो को मतलब रुक गई थी और मैं सारा करवा चुका था, तो मैं ज़रा सा पार्ट बचा है उसे ही आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने खंभों की ऊंचाई लिख ली है जो हमारी निकल के आई थी 20√3 मीटर। अब देखो पहले खंभे की जो दूरी हमारी क्या थी, पहले खंभे की दूरी थी हमारी x, और x की वैल्यू देखो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, वो आपकी क्या है 20 मीटर हमने पहले निकाल ली है। अभी हमने यहाँ पे देखो खंभों की ऊंचाई भी निकाल ली है, x की दूरी भी निकाल ली है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको ये वाली दूरी भी निकालनी है कि पहले खंभे से दूरी तो देखो इतनी निकल आ गई है, पहले खंभे की दूरी वो कितनी आ गई है 20 मीटर। अब हमें दूसरे खंभे से भी तो दूरी निकालनी थी, दूसरे खंभे की दूरी क्या थी आपकी 80 माइनस का x तो 80 माइनस का x, ये सब नीचे नीचे ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो 80 माइनस का x की वैल्यू क्या है आपकी 20, तो 20 मैंने रख दी। इसका मतलब दूसरे खंबे से जो उस बिंदु की जहाँ पे वो लड़का या फिर वो बिंदु था उसकी दूरी कितनी थी, ये थी 60 मीटर और ये थी आपकी 20 मीटर। तो जस्ट पार्ट रह गया था, कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं चला और मैंने सारा का सारा करा दिया था। तो आई होप आपको ये सारे के सारे चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने कहा था ना मैं आसानी से करवा दूंगा, तो और मैंने करवा भी दिया। अगर आपको इत्तेफाक से फिर भी कोई आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। और अगर कमेंट रिप्लाई ना मिल पाए तो मेरी इंस्टाग्राम आई डी जस्ट यहाँ पे शो हो रही है, आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन वहाँ पर भी आप कोई भी सजेशन या फिर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं वहाँ पर दूंगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको ये वीडियो ने कुछ हकीकत में कुछ नया सिखाया हो और आपकी मदद करियो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियो के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियोस डालते ही रहेंगे आगे फ्यूचर में और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।